हाय, हाउ आर यू ऑल। तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जी। इंटीग्रेशन। अब तक आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन वगैरह मैक्सिमा मिनिमा तक ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब इंटीग्रेशन की बात आ जाती है। आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए। मैं हमेशा आपको हर लेक्चर में सेम चीज़ कहता हूँ कि भैया बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, फिजिक्स आसान हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। देखो जी, अब इंटीग्रेशन, अब जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते तो एकदम एक नई चीज़ डिफरेंशिएशन सिखा दी सर। अब ये इंटीग्रेशन क्या भला बोल रहे हो सर। देखो भैया, बात ऐसी है बिल्कुल। पहले मैं सिखाता हूँ कुछ बात आपको बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा पढ़ क्यों रहे हैं। एक बार ये पता चल जाए जब चीज़ों का कि पढ़ क्यों रहे हैं, तो चीज़ें, मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मान लिया जी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। दो चीज़ें मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्स वाई बनाया, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा इधर वाई और इधर हो गया x, सिमिलरली y और इधर x। यहां मैंने आपका बनाया ऐसे, ये कोऑर्डिनेट ले लिया, रेक्टेंगल बनाया मैंने a, ये b, ठीक है। और ये यहां तक की जो ये लेंथ है, ये तुम्हारी l है। मैं आपसे ये एरिया पूछने लगूं तो आप कहोगे, तुरंत आप इसका एरिया बता सकते हो कि सर अगर ये वाली मुझे लेंथ पता है ए बी, यानी कि तो ए और बी है, यानी कि या ये ए है, ये पॉइंट है बी, तो बी माइनस ए करोगे तो क्या आपको ये पता चल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया आपका इजीली आप लिख सकते हो यहाँ एल इंटू बी माइनस ए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसे करके आपको, अगर मैं आपसे जो जो आपको पता है, लेट्स सपोज मैं ट्राइंगल कह दूं या कोई भी चीज़ कह दूं, तो उस सब का आप एरिया बता पाओगे, स्क्वायर, ट्राइंगल वगैरह ईजिली आप बता पाओ, क्योंकि आपने आज तक पढ़ते हुए आए हो। 9-10 से आपको एरिया निकालना सिखाया गया है, ज्योमेट्रीज का, ठीक है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, अगर मैं आपको अब थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये शेप में चेंज कर दूं और ये ए रखूं, ये बी रखूं, अब आपसे पूछ लूं कि बताओ जी, ये वाला एरिया बताओ कितना होगा, ये वाला। अब इसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये तो शेप ही चेंज होगी। ऐसे होता तो ऐसे तो पता है, लेकिन अगर ऐसे है अब तो नहीं पता। अब कैसे करूं। तो अब इसको करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की। इसको कैसे करें, तो लोगों ने क्या किया, तो इसमें इसको ऐसे कर लो। एक काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये स्ट्रिप्स बना लो, छोटा छोटा एरिया, छोटे छोटे एरिया की स्ट्रिप बना लो। और इन स्ट्रिप को, ये सारी स्ट्रिप जो हैं, यहां से ए से बी तक जोड़ दो। जैसे ही तुम जोड़ोगे तुम्हें एरिया पता चल जाएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली समेशन। क्या इसलिए वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है समेशन। आप सम कर रहे हो, ठीक है जी, छोटी छोटी स्ट्रिप लेके। क्योंकि आप सीधा, यहां तो कोई जरूरत ही नहीं थी भाई इंटीग्रेशन लगाने की, ऑल्दो आप यहां भी लगा लो आंसर वही आएगा, लेकिन ये वाले का तो आपको पता ही नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। तो अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इसके कुछ, जैसे डिफरेंशिएशन था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो ये 2x आ जाता था। सिमिलरली अब एक्स स्क्वायर है वो, तो उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के सिंबल क्या होते हैं, कैसे करते हैं हम, वो सारी बातें हम सीखेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, इंटीग्रेशन में हम दो चीज पढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम। इंटीग्रेशन जो हुआ, ये तो एक थोड़ा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि क्यों कर रहे हैं, अच्छी एरिया निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन में हम दो हिस्से करते हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रल। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको हर एक बात आप कनेक्ट करोगे, हर एक बात आपको समझ में आएगी। तो अभी तक का मैंने क्या बताया आपको कि भैया यहां तक हम इजीली निकाल सकते थे, तो ठीक है, बढ़िया है। इसका नहीं निकाल सकते तो लोगों ने क्या कहा कि छोटी छोटी स्ट्रिप ले लो, छोटी छोटी स्ट्रिप ले लो, इन स्ट्रिप को जोड़ लो, ठीक है। ये dx
इतनी छोटी dx लेंथ की स्ट्रिप ले ली, ये y है, इनको जोड़ लो, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया y dx प्लस वाई डी एक्स। तो ऐसे करके समेशन ले लो, ठीक है। इस समेशन को हटा के फिर साइन लगा दिया गया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ऐसे। ये इंटीग्रेशन है, समेशन। अब समेशन एक एक जोड़ते थोड़ी ना फिरेंगे, तो उन सबको क्लब करके हमने एक चीज बनाई, ये अच्छी है इंटीग्रेशन। क्लियर है जी, समेशन को हटा के। अब इतना समझ में आ रहा है। अब हम सीधा सीधा बात करेंगे, क्या जी, देखो पहले बात करेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट डेफिनेट कुछ नहीं है, डेफिनेट मतलब लिमिट आपको पता है, सॉरी डेफिनेट मतलब हाँ आपको लिमिट पता है, जैसे ये ए से बी कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। इनडेफिनेट इसमें आपको नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, बस मोटी मोटी ये बात है। क्लियर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है दोनों, एक में लिमिट रखते हैं एक में लिमिट नहीं रखते हैं, तो वो बाद में हम कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार निकालना तो आए, करते कैसे हैं। तो अब मैं यहाँ इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये तो एक छोटी सी स्लाइड में तो हमने ये बात कर ली कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में, और हम शुरू करते हैं इनडेफिनेट से। एरिया निकालना है, ये अभी, ये सारी बातें अभी मैं बाद में भी करूंगा, ये सारी बातें बाद में करूंगा। इसका फिजिकल मीनिंग के कैसे यूज करना है, इन सारी बातों का हम यूज करते हैं, वो सारी बातें एंड में करूंगा। अभी मैं एक बार निकालना सिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैथ्स में इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन क्या है, जैसे कि एडिशन है, मान लो आपका एडिशन है, तो आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। फिर आपका अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है, तो आपका डिवाइड भी होगा। ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है जी। अब सिमिलरली डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन, ये होता है जी इनवर्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे, वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। अब पहले एक बार इसको लिखना सीख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। ये सारे को आप सम कर रहे हो, वाई फंक्शन है एक्स का, ठीक है, ये सब का समेशन कर दिया, तो आपने इंटीग्रेशन बनाया ऐसे फाइनली, कि भैया इंटीग्रेशन, इसका मतलब आपको सम करना है इन सब का। और इसको लिखा y इज द फंक्शन ऑफ, मैं जानता ही हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे, या y डी एक्स लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y डी एक्स। ये इंटीग्रेशन, ये होता है साइन, इसका सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये होता है बच्चे तुम्हारा इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड ऑफ इंटीग्रल, ठीक है जी। ये होता है तुम्हारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो अब आपको एक चीज पता चल गई कि अच्छा कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ये होता है भाई, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये फंक्शन है, ये है। क्लियर है सारी बातें। पर एक बार निकालते कैसे हैं वेरिएबल का, वो एक बार हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए छोटी सी बात, पहले एक बार इंटीग्रेशन में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने इनवर्स फंक्शन की बात करी, किसकी बात करी मैंने, इनवर्स फंक्शन की। तो मान लो जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास है बच्चे x प्लस 4, ये है एक है मेरे पास x क्यूब प्लस 6। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, 3x²। फिर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये आना चाहिए, क्योंकि
इनवर्स फंक्शन है, ठीक है भाई। आप यहां से यहां अगर पहुंचे आप डिफरेंशिएशन करके, तो ये इंटीग्रेशन करके आप यहां पहुंच जाने चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं इसका करूं, इसका अगेन 3x² आएगा। क्यों? क्योंकि 6 का तो क्या हो जाने वाला है 0, x³ का 3। अगेन मैं सेम बात कहूंगा, यहां से यहां आप आओगे तो इंटीग्रेशन करके ये हो जाना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल में लिखते हैं, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा f(x) + c। c क्या है? कांस्टेंट। क्यों लगाया कांस्टेंट, उसका लॉजिक मैंने ये आपको समझाने की यहां कोशिश करी है। मैं फिर से बताता हूं। देखो, कुछ बच्चे तो तुरंत समझ गए होंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, समझ रहे हैं? 3x² का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। लेकिन यहां 4 है, यहां 6 है, मुझे कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस पे कमेंट कर सकता हूं कि x की टर्म पे। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, क्या पता यहां हो भी ना, क्या पता है x³ ही हो खाली, तो उसका 3x² आ जाएगा। क्या पता है x³ + 9 हो, क्या पता x³ + 10 हो, तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं किसका यूज कर रहा हूं यहां? कांस्टेंट का। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि मैं कांस्टेंट क्यों यूज कर रहा हूं, या इसमें कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे अब हमने डिफरेंशिएशन के सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन निकालने के सेट ऑफ रूल्स, बेसिक चीज हम याद रखेंगे। कैसे? और याद रखना बहुत आसान है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन भी आता है। ये मैं आपको अभी देखना, अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है, आप इंटीग्रेशन आपको रटने की, अलग से याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे बेसिक फॉर्मूले देखो जी। पहला, x⁴n dx, इंटीग्रेशन x⁴n dx, इसका हो गया xn+1 अपॉन n+1 प्लस c, और यहां पे n इज नॉट इक्वल टू -1, x -1 नहीं है। ठीक है, ये -1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसका चेंज हो जाएगा, और यहां अगर आप देखोगे तो ये -1 + 1, ये तो 0 आप इनफाइनाइट बना दोगे। क्लियर है? जो कि गलत है। तो इसलिए n-1 नहीं होना चाहिए। क्या हो गया ये? दूसरा, चलो देखो एक बार, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने डिफरेंशिएशन आता है तो ये भी आता है, ये वो भी आपके लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखो जी, ये है sin x dx बच्चे, तो इसका आया -cos x + c। ठीक है जी। फिर थर्ड वाला इंटीग्रेशन cos x dx, ये आया आपका sin x + c। फिर 4 वाला देखो जी, अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ 1/x dx, तो ये आ गया ln x + c। फिफ्थ वाला देखो जी, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ e⁴x dx, तो ये आ गया जी e⁴x + c। ठीक है जी बच्चे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका इनवर्स फंक्शन है। तो आप अगर ये वाली चीज है, इसका इंटीग्रेशन अगर ये आना चाहिए, यानी कि x³ + c, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। सिमिलरली सेम बात, यानी कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन ये आ, तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये इंटीग्रेंड आना चाहिए ना, जिसका आप कर रहे हो। तो यही तो आप यहां कर रहे थे, करके देख लो एक बार। साइन, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है करके देखो एक बार। इस वाले का, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस इंटू माइनस cos x का क्या होता है? -sin x। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। प्लस कांस्टेंट का क्या होगा? 0। आंसर क्या आया? sin x। ये sin x ही तो है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आपको अगर डिफरेंशिएशन याद है कि sin x का cos x होता है, cos x का sin x होता है, तो उसका उल्टा ही होता है यहाँ पे। और अगर भूल जाओ तो करके डिफरेंशिएशन देख लो, ये आना चाहिए। दैट्स इट, इनवर्स फंक्शन है। इसीलिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो।
कोई झंझट लेने वाली बात नहीं है। समेशन के लिए यूज़ करते हैं, आगे में अभी हम बात करेंगे फिजिकल मीनिंग में, ये सारी बात करूँगा फिर से फिजिकल मीनिंग पे, एक एक करके दिखाऊंगा आपको कि क्यों इंटीग्रेशन में ये आ गया तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें। अभी के लिए बस आप ये समझो कि अच्छा इसका एरिया निकालना था, समेशन करने की ज़रूरत पड़नी थी, तो अब भैया कैसे करें, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बनाया गया, उसके लिए छोटी छोटी स्ट्रिप ले ली गई। ठीक है, स्ट्रिप आप ऐसे ले लो। अब कोई बच्चे सोचेंगे कि भैया कैसे लें स्ट्रिप, अरे कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको छोड़ो आप। मैं जो कह रहा हूँ आप ऐसे ले लो स्ट्रिप, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, वो इंटीग्रेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, वो तो प्रॉपर फिर मैथ है, कैसे भी कर सकते हैं। आप बेसिक बस करना सीखो कि वेरिएबल है, इसको ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स टी एक्स, तो उसको लिखने के लिए मैंने सिखाया। इनवर्स फंक्शन होता है, ये मैंने प्रॉपर चीज़ सिखाई। सी क्यों लगाते हैं, ये लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि भाई ये आपने 3x² का आप ये निकाल रहे हो, तो ये 3x² का ये डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशिएशन ये बना, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया ये बना, तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका आप कर रहे हो तो इसका भी यही आ रहा है। आप x³ का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो भी 3x², वो भी यही आ रहा है। तो फिर यहाँ मुझे नहीं पता ना क्या है क्या नहीं है, तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिमिट नहीं दी गई, मेरे पास ये प्रॉपर नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा करना है, इसलिए मुझे कांस्टेंट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट की डेफिनेशन हुई कि कांस्टेंट क्यों आप लिख रहे हो, क्यों आप आ रहा है। अब जी कुछ नहीं है, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, पहले अब वो करते हैं, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, कुछ स्पेशल फॉर्मूले करेंगे फिर। जैसे कि मेरे को दे दिया, सवाल आ गया जी x⁵ दे, हाँ हाँ एक चीज़ और, अगर यहाँ -1 हो जाए, देखो यहाँ -1 लिखो आप, x⁻−1 dx, तो -1 क्या होता है, 1/x dx, तो इसका क्या हो गया, तो आपको आता ही है ln x + c। कभी भूल जाओ इसका क्या हो गया यार, क्या दिमाग में नहीं आ रहा, ln x होगा क्या, अरे भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन 1/x कांस्टेंट का 0, यही तो आ रहा है, इनवर्स फंक्शन ही तो है। तो ऐसे याद करने के तरीके होते हैं, एक बार थोड़े दिन बाद आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, फिर कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो जी x⁵dx, देखो जी मज़ेदार चीज़ तब है जब इसका यूज़ करना मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये सिखाने के बाद कैसे निकालते हैं, एक बार निकालना सीख लो आप। जैसे हमने क्या सीखा था, x⁵ का डिफरेंशिएशन सीखा था, अब उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो जी अब, तो इसमें +1 कर दो, x⁵ 5 + 1, और उतने ही से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, x⁵ 6/6 + c। ठीक है जी, सही करा है, इसकी पहचान करनी है तो डिफरेंशिएशन कर लो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/6 तो बाहर आ गया, x⁵ का 6 इंटू x⁵ प्लस कॉन्स्टेंट का 0, 6 से 6 कट गया, x⁵, यही तो है जिसका आपने किया है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब शायद आपको थोड़ा मजा आने लगा होगा, अच्छी है ये तो, आसान है तो बहुत, क्योंकि डिफरेंशिएशन आता ही है। अगला करके देखो जी, इंटीग्रेशन 1/√x, बेसिक बेसिक चलते हैं। तो इसका आप करोगे तो आप क्या करोगे, अच्छा सर इसको ऊपर लिख लो, इतना तो समझ में आ रहा है, 1/2 dx ऐसे लिख लो, पहले लिख लो जी। अब इसका करने के लिए क्या करोगे आप, x पावर में +1 करो और उतने से ही डिवाइड कर दो, +c। सी कांस्टेंट का भी लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ क्या है क्या नहीं है, तो जब तक मैं श्योर, मुझे पता ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, उसका लॉजिक मैं ऊपर दे चुका हूँ। अब जी ध्यान से देखो, ये आ गया आपका x⁵1/2 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आपका 2√x + c। ठीक है जी, अगला सवाल देखो, बेसिक बेसिक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। मान लो जी अगला आपका आ गया -1/x², लेट्स सपोज ये आ गया, फिर आ गया आपका x² + 5, ये आ गया जी, फिर आपका आ गया मान लो x + 1/x² dx, ये आ गया जी आपका, फिर आपका आ गया e⁻x + 1/x dx, ये आ गया।
चलो जी, इससे शुरू करते हैं। -1/x², तो माइनस है तो बाहर निकालो। -1 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। x को ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा dx। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा जी, -1 इंटू x⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू -1 इंटू ऊपर -1 बचा, नीचे -1 बचा, कट गया, प्लस c इज इक्वल्स टू 1/x + c। ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे, बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। थोड़ा आगे चलते हैं जी। आगे अगर चलते हैं तो इंटीग्रेशन x² dx प्लस 5dx। तो जब आप इसको करोगे तो अगेन 2 + 1 अपॉन, अलग अलग कर लो आप, ठीक है, जैसे डिफ्रेंशिएशन भी तो आप इसका अलग अलग ही करते, अलग अलग करके, तो अलग अलग करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 5 इंटू, यहाँ कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। इसको मैं अलग से आपको अगर बताऊं तो मैं बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 5dx। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना x⁻0 dx। तो x⁻0 + 1, क्योंकि n+1 करना है ना, x⁻n+, जैसे वहाँ पे कर देते हम डिफरेंशिएशन, वैसे ही सेम यहाँ कर रहे हैं। तो x⁻0 1 ही तो है, तो अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 ऐसे कर लिया। तो बच्चे कितना हुआ, x³ अपॉन 3 प्लस 5x प्लस c। ठीक है जी, इस तरीके से हम ये बेसिक बेसिक सवाल सॉल्व करेंगे। अगले वाला देखो जी। अब आप पोज कर सकते हैं और कर करके देखना चालू कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, तो एक बार इसको ओपन करो अंदर वाले को, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आएगा आपका x² + 1/x² + 2 × x 2ab, a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल लिया, ये आ गया। थोड़ा अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन x² dx 1/x² dx इंटीग्रेशन 2 dx, ये आ गया बच्चे आपका 2 + 1 x³ में सीधा लिख रहा हूँ, प्लस ये ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा x - 2, चलो एक बार लिख लेता हूँ, सीधा नहीं करता, और ये 2x⁻0 dx, तो ये फाइनल आंसर मैं सीधा लिख रहा हूँ, x³/3 आ जाएगा, प्लस -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो x⁻−1 अपॉन -1 प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, जनरली आपको आंसर जो लिखा मिलेगा वो ऐसे लिखा मिलेगा, -1/x। ये कुछ नहीं, आपने अरेंज करके लिख लिया बस। ठीक है जी। अब इसको देखो, बेसिक फॉर्मूला, अब e⁻x सबसे आसान है, देखो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो e⁻x ही आना है। मजेदार बात ये है। क्लियर है जी। अब देखो आप, ये वही, मैं उतना ही आपको, ये सारे वही हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे निकालने के लिए, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये आ गया जी e⁻x प्लस ln x प्लस c सम कांस्टेंट। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। sin x cos x का तो मैंने सीधा ही कर लिया, sin x cos x ये। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, कुछ सम अदर स्पेशल फॉर्मूले, वो मैं आपको प्रॉपर मैथ से भी करके दिखा दूंगा, लेकिन हमें याद रखना है, उसको कैसे याद रखना है वो भी अपन बात कर लेंगे। तो ये आपको मैं इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूँ, इसका यूज फिजिक्स में कैसे करते हैं वो भी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, वहां मजेदार है चीजें, क्योंकि हमें तो पता चलना चाहिए ना हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये एरिया के लिए समेशन कर रहे हैं तो किसका एरिया निकालना है, दिमाग में आ रही होगी ना बात, वो सिखाएंगे आप। जैसे आपको वो सिखाया था ना, आप डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज क्यों निकाल रहे हो dy/dx, क्योंकि भाई वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज फिजिक्स के अंदर फोर्स क्या होता है, dp/dt,
ठीक है, मोमेंटम की टाइम की इक्वेशन है तो आपको किसी इंस्टेंट पे फोर्स निकालना हो, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी मोमेंट पे, किसी टाइम पे, आपको एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी होगी, फोर्स निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, और आपको इक्वेशन गिवन है तो डिफरेंशिएशन करके ही तो निकाल पाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ आपको विद लॉजिक, अगर आप यहाँ से कुछ बच्चे देख भी पा रहे हो तो जैसे v dx/dt है, अगर मैं v इंटू डी की मल्टीप्लाई कर दूँ तो dx, तो आपको ये कुछ इंटीग्रेशन ही तो दिख रहा है। अब आपको चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ेगा। ये देखो v dt इंटीग्रेशन ही तो है y dx, वही तो बन गया। तो क्यों पढ़ रहे हो, उसका लॉजिक है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अभी सीखो एक बार कि जनरल फंक्शन का कैसे करते हैं। फिर जब फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक करना सीख लेते हैं, फिर ये सेम ही तो बात है, वाई की जगह आपने वी लिख दिया और एक्स की जगह आपने टी लिख दिया, रूल तो सेम ही लगेंगे। बात ये है। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं। पहला, ध्यान से देखो बच्चे, पहला हो गया साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस कोस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। कैसे कर रहा हूं एक बार बताता हूं। अभी एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर एक आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा प्रॉपर। वैसे हमें इतना याद रहे तो बहुत है। साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, थर्ड e to the power ax plus b dx, e to the power ax plus b divided by a plus some constant। फोर्थ वाला 1 by ax plus b dx, ln ax plus b divided by a plus c। ये कुछ स्पेशल तरह के फॉर्मूले जो आप याद रखो। इसमें करा कैसे, कुछ नहीं किया, सेम चीज की है। साइन का क्या होता है, माइनस कोस, अगर आपके याद हो तो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है ना, इसको ऐसे याद रख लो, डिफरेंशिएशन कोस होता है तो इंटीग्रेशन में माइनस लगता है, माइनस। सेम कोस ए एक्स प्लस बी, कॉफिशिएंट जो भी है, माइनस का हो प्लस का हो कैसा भी हो, उससे डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट। कोस का क्या होता है, माइनस साइन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन में प्लस आएगा। ई टू दी पावर, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन माइन की, ए एक्स प्लस बी और ए से डिवाइड कर दिया, कॉफिशिएंट से, एक्स के कॉफिशिएंट से देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं। सिमिलरली 1 बाई एक्स का क्या होता है, ln x, लेकिन यहाँ तो ए एक्स प्लस बी है, तो जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं और बाकी तो सेम का सेम ही लिख देते हैं। अब किसी भी एक को उठा लो आप, मैं आपको प्रॉपर मैथ्स करके दिखाता हूँ जैसे मैथ्स में होता है। मैं आपको प्रॉपर निकाल के देता, क्योंकि एक बार प्रॉपर तो रटने में भी आसानी रहती है। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं ए एक्स प्लस बी को टी मान लेता हूं। अब डिफ्रेंशिएशन करो, इसका कांस्टेंट है इनटू डी एक्स बाई डी टी, ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ ना मैं, प्लस कांस्टेंट का 0 और टी का हो जाएगा 1, तो यहाँ आएगा आपका ए डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यानी कि डी एक्स जो आपका निकल के आया वो क्या आया, डी टी बाई। पुट करो थोड़ा, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ मैं सिंपल वाले में। ये क्या बना, साइन टी इंटू डी एक्स क्या हो गया तुम्हारा, डी टी बाई ए, 1 बाई ए इंटू साइन टी डी टी। देखना सिंपल फॉर्म बन गई, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो वही बन गया ना भाई, साइन एक्स डी एक्स, एक्स की जगह बस मैंने वेरिएबल ही तो चेंज किया, टी डी टी कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई ए। साइन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कोस होता है, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख लो, टी ए है, यानी कि 1 बाई ए इंटू माइनस के कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, तो अब हमने इसको सिंपल, ये सब ऐसे ही हैं, आप हर एक को ऐसे ही कर सकते हो, आप खुद करके देख सकते हो। इसको टी रखो, डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा। इसको टी रखो, डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा। इसमें करके दिखा देता हूँ। अगर आप ए एक्स प्लस बी को टी रख लेते हैं तो ये कितना, डिफरेंशिएशन करो, ए इंटू ये तो डी एक्स बाई डी टी रहेगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि डी टी बाई ये देखो ये बन रहा है ना, डी टी बाई ये, डी एक्स तो ये बन गया और यहाँ आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा ई टी बाई ए इंटू डी टी।
ये तो e टू द पावर टी ही होता है इसका, प्लस सी डिवाइड बाई ये, टी की जगह आपने ये माना था, ये रख लिया, तो सब कुछ सेम हो रहा है। तो याद करने का तरीका क्या है, साइन को याद रखो कि अच्छा माइनस कोस, अंदर जो है फेंक दो सीधा। और हाँ, ये इसका नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये बस लीनियर फंक्शन का ही है, ये लीनियर फंक्शन का ही है, और हमारे नीट में उतना ही आता है। ठीक है, कई बच्चा ये सोचने लगे सर कोस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कर दूँ तो, फिर रख एक बार, तेरे को खुद पता चल जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रखेगा टी, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ से जब तू डी एक्स निकालेगा तो तेरा आएगा डी टी बाई टू एक्स से, समझ गया, घोंचू बन जाएगा तेरा इसको करने में। क्लियर है, तो इसके लिए प्रॉपर, फिर प्रॉपर मैथ्स आनी चाहिए, इंटीग्रेशन वगैरह, वो जो आपको जेई में पढ़ाया जाता है। तो नीट में कोई सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टफ नहीं आने वाला, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है, लॉजिकल बात है। लेकिन हाँ, लीनियर तक हम कवर कर सकते हैं, तो इसलिए हम लीनियर, जहाँ लीनियर फंक्शन आएगा, लीनियर मतलब जिसमें पावर वन है, तो नीट का बच्चा ईजिली याद कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ही तो बनना है भाई। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन को ऐसा का ऐसा ही रख दो, और जो ये तुम्हारा कॉफिशिएंट है इससे कर दो डिवाइड, माइनस का हो माइनस, प्लस का हो प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करना शुरू करते हैं। देखो, अब सीख तो लिया, थोड़ा पक्का तो करा जाए इसको भी। देखो जी, क्वेश्चन आया इसके ऊपर, मैं कई सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे, आप लोग करते रहो, और फिर आप अपने आंसर्स मैच कर लेना। साइन 3x प्लस 4dx पहला, दूसरा हो गया जी आपका साइन 3t dt, फिर थर्ड वाला हो गया आपका कोस 2 थीटा डी थीटा, फिर फोर्थ वाला हो गया आपका कोस 5x माइनस के 6dx, फिर सिक्स वाला हो गया आपका कोस x dy, सिक्स वाला हो गया आपका 5e टू द पावर 5x dx, 7 एक और ले लेते हैं, 1/2 थीटा माइनस 1d थीटा। ठीक है जी, अब आप पॉज करके आप एक बार सबका निकाल सकते हैं रफ कॉपी पे लिख के, और फिर आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं। देखो जी, अब सॉल्यूशन में लिखना शुरू करता हूँ। इंटीग्रल है कैसा, लिमिट नहीं है तो इंडेफिनिट है, तो बाद में कांस्टेंट लगा देंगे तो हमारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। साइन का क्या होता है, माइनस कोस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई, कितना हुआ जी, कॉफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट, सिंपल। 3t आ गया, अच्छी है, 3t dt, साइन का क्या होता है जी, माइनस कोस, ठीक है जी, 3t कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट, यहाँ 2 थीटा, अच्छी है, कोस का है माइनस साइन 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन कोस का माइनस साइन होता है तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसे याद करने का, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंशिएशन याद है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो माइनस आना चाहिए था, दैट्स इट। तो जी ये क्या हो गया, प्लस सी कांस्टेंट। आगे बच्चे क्या होगा, कॉस का क्या होता है, साइन 5x माइनस 6 डिवाइड बाई 5 प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ आ गया cos x। अब यहाँ बच्चे आगे फंस जाते हैं, यहाँ बच्चा सीधा लिख देता है sin x। अरे भाई, ये किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सब कुछ y में होगा उसी का, तो बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकालो, cos x इंटीग्रेशन dy, तो ये क्या आ गया, cos x इंटू वाई प्लस सी। ठीक है ना, बड़ा याद रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि वेरिएबल है ये, एफ ऑफ एक्स होता है ना, फंक्शन ऑफ एक्स, उसका विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहे होते हो आप, यहाँ कॉस एक्स से तो वेरिएबल अलग हो गया, इस ये वेरिएबल है जिसके, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप, तो वाई होगा उसी का ही तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालो, ये 5 जैसे कॉन्स्टेंट आ गया, इसको बाहर निकालो, ई टू द पावर 5x का करो, सेम रहता है, डिवाइड कर दो, प्लस सी, कट गया, आंसर आया ई टू द पावर 5x प्लस सी।
1/x, ये तो वो वाली फॉर्म बन गई, ये थीटा लीनियर फंक्शन है और अपोन में है, तो ये तो ln आता है इसका, तो ये आ गया ln 2θ-1 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि ये इंटीग्रेशन में कैसे कर रहा हूँ, स्पेशल फंक्शन भी आ जाए तो कैसे, लीनियर तक, बस लीनियर तक, इससे ज़्यादा आपको मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये सब आपको आना चाहिए। अगर आप कभी भूल जाओ तो मैं लिख देता हूँ, जो बात मैंने सिखाई थी आपको, इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। ठीक है जी। तो कभी कभी जब बच्चे में कई बार कंफ्यूजन हो, यार यही आएगा का, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये इसके बराबर आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा हुआ है। अब आगे दो आइडेंटिटी आप हमेशा यूज करेंगे, बहुत बहुत आएगा आपका, बहुत करना आएगा। उसका मैं बता देता हूं, कौन से वाली आइडेंटिटी आपका आएगा, पहला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बहुत आता रहेगा, तो इसको झंझट ही खत्म, में निकालना ही सिखा देता हूँ। देखो, कोस 2x का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ ऐसे सीखा है ना, स्क्वायर में तो मैंने सीखा नहीं, तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा आइडेंटिटी लगा के, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह में ये रख लूं, क्या दिक्कत है। अब मैं थोड़ा सा अलग अलग कर लूं, 1/2 dx माइनस कॉस 2x/2 dx, अलग अलग कर लिया। अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, हाफ इंटू इसका क्या आया, x टू द पावर 0 है ना, 0+1, भाई यहाँ तो x की पावर 0 मान लो, 0+1/0+1 यानी कि x आ गया। आगे चलो, माइनस इसका 1/2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा आपका, cos 2x dx प्लस कांस्टेंट, वो तो आएगा ही आएगा, तो x/2 माइनस 1/2, कोस का क्या होता है, साइन 2x डिवाइड बाई 2, ये ना कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या आया, x/2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। ये आपका आया बच्चे आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। फाइनल फिर लिमिट वगैरह रखनी तो मैं थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, लिमिट वाला तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार देखो इसको, बी देख लो जी, आपका आ गया कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका, आप पॉज करो, थोड़ा निकाल के देखो, फिर सॉल्यूशन देखना। तो जी ये आ गया आपका कोस 2x, तो आइडेंटिटी है तुम्हारी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, पहले वाले में ये वाली यूज करी, इस वाले में कोस स्क्वायर वाली यूज कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा जी कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x/2, रिप्लेस कर लो, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x/2 dx। तो ये क्या बना आपका, 1/2 dx प्लस कोस 2x/2 dx। तो ये क्या बना जी आपका, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, कोस 2x का क्या हो गया जी, साइन 2x/2 प्लस सी। सिंपल, एक बार आ गया तो चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जी धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक हम आपने, मैंने आपको जो ये सब कुछ समझाने की कोशिश करी है पूरा डिटेल में, कैसे निकालते हैं कैसे क्या, और लगभग लगभग हम यही सारी बातें आगे फिजिक्स में करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेट की। अब इंटीग्रेशन निकालने आ गया, अब तो लिमिट ही तो रखनी है, डेफिनेट इंटीग्रल कुछ नहीं है, लिमिट रखना है बस। आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया को सम करना है, तो अब कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब चीज पता है तो फिर कांस्टेंट किस बात के लिए रखना। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है जी तुम्हारा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सिंपल ये था, आपने इंटीग्रल का साइन लगा दिया, तो ये इनडेफिनेट था। लेकिन अगर मैं कह दूं ए से बी तक, ये बन गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल।
जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एफ ऑफ एक्स तो आप निकालते ही हो, तो अब कांस्टेंट ना लगा के आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि उस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल आंसर। करके देख लेते हैं, बेसिक सवाल करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 2, तो इसका करोगे तो ये क्या आ गया 2+1 डिवाइड बाई 2+1। अब तक ये तो करना सीख ही लिया है। कांस्टेंट ना लगा के लिमिट लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा जी x³ बाई 3 0 से 2, तो ये कितना हो गया जी आपका 1/3 इंटू 2 की क्यूब -0, तो ये आ गया आपका 8/3। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला देखो, जैसे कि आपको दे दिया x+5 dx, बेसिक बेसिक से चलते हैं 1 से 2, तो पहले तो इंटीग्रेशन करो x² बाई 2 + 5x 1 से 2। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, x का x² बाई 2, 5 का मैंने सीधा 5x लिख दिया। तो जी ये आ गया, आपको अपर लिमिट रखो पहले, ये वाली x की जगह रखो, तो 2² बाई 2 +5 इंटू 2, अपर लिमिट रखी माइनस, अब फिर से लोअर लिमिट रखो 1² बाई 2। ये आप कह रहे हो कि सर ये तो बहुत आसान है, बस यही तो है, वो बड़े बड़े भारी भारी शब्द ही तो हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेंगे। देखो जी, तो 2 से ये 2 गया तुम्हारा, तो ये 4/2 हो गया ना, 2+10 माइनस 1/2 + 5, सो 12 माइनस कितना हो गया जी तुम्हारा 11/2, सो 24 माइनस 11/2 विल बी इक्वल्स टू 13/2 आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जी अगला सवाल, फिर देखो, जैसे आपकी बहुत एक आगे जाके एक टर्म आएगी जब आप आर से इन्फिनिटी इस तरह का आपका ग्रेविटेशन में आएगा x² dx, ये कर रहे हो आप, ठीक है, इस तरह का इंटीग्रल। तो GMM तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, जो वेरिएबल जैसा नहीं दिख रहा है भाई, ये तो मुझे तो इसका ही निकालना है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो जो x की टर्म में नहीं उसको निकालो बाहर, कांस्टेंट हो गया r से इनफाइनाइट, सो दिस इज 1/x² dx। नाउ ये हो गया आपका GMM इंटू x⁻⁻2 dx r से इन्फिनिटी, फिर आया आपका GMM इंटू x⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1 r से इनफाइनाइट GMM, ये आ गया आपका -1 आया, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/x r से इनफाइनाइट। भाई ये कितना बना x⁻⁻1, x⁻⁻1 को 1/x लिख सकता हूँ, और ये माइनस तो यहाँ लगा दिया, क्या दिक्कत है। आगे देखो, GMM अपर लिमिट रखो -1/x, अपर लिमिट पहले इनफाइनाइट रखो इसकी जगह, फिर माइनस माइनस, ये एक काम करो, माइनस में बड़ा कंफ्यूजन होगा, माइनस बाहर निकाल, हमेशा बाहर निकाल लो, तो 1/x, अब तुम्हारा क्या बचा, ऐसा बच गया 1/x r से इनफाइनाइट, क्या ही दिक्कत है, माइनस को बाहर निकाल लो, अब रखो, अब आपकी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, 1/∞ माइनस 1/r, अपर लिमिट पहले x रख दिया x की जगह, माइनस लोअर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट x की जगह r रख दो फंक्शन में, 1/∞ क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या आया -GMM डिवाइड बाई इंटू -1/r, तो आंसर आया GMM डिवाइड बाई, ये टर्म आपको ग्रेविटेशन में मिलेगी जब आप क्या निकाल रहे होंगे, कुछ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाल रहे होंगे, ठीक है, तब आपको ये याद आएगा। क्या आपको मेरी बात, ये छोटी छोटी बातें आपको मेरी समझ में आई हो तो आप बताओ। जैसे कि आप, हम ये कर रहे थे, लेट्स सपोज मैंने ले लिया sin 2x,
साइन 2x क्यों, उसका ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का ये कर रहे थे ना अपन। तो इसको हमने कोस क्या लिखा था, इसको कोस 2x ऐसे लिखा था ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाता है 1 - कोस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो इसको यहाँ रख लिया। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 0 से मान लो मैं कर रहा हूँ तुम्हारा 2π, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 - कोस 2x डिवाइड बाई 2 dx। इसको थोड़ा सॉल्व करो इंटीग्रेशन को, तो ये क्या हो जाएगा x/2, ठीक है जी। और ये हो जाएगा माइनस साइन 2, अभी करके आए हैं तो सीधा मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये आया था ना रिजल्ट, ठीक है, 0 से 2π। तो बस मैं लिमिट रख के दिखा रहा हूँ आपको कि क्या बड़ा इंटरेस्टिंग हो। आगे हम इस बात को सीधा याद कर लेंगे कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो इतनी होगी, और हम बार बार फिजिक्स में बहुत बार आएगा ये अगले साल एसी वगैरह में, तो ईएम वेव में, तो ये टर्म आती रहेगी आपकी, तो हम इसको सीधा ही यूज़ करेंगे। देखो जी अब तो ये क्या हो गया x/2 यानी कि 2π/2। पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट मतलब अपर लिमिट का मतलब होता है इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले ये रख दो। तो अपर लिमिट रखो साइन 2 × 2π डिवाइड बाई 4 आ गई अपर लिमिट। फंक्शन बंद कर दो, माइनस फिर से फंक्शन लिखो 0/2 माइनस साइन 0/4। तो साइन 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो ख़त्म। ये बचा 2 से 2 गया, कितना बचा जी पाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या बचा आपका पाई। आगे चलो माइनस साइन कितना है 4π, साइन 4π की वैल्यू कितनी होती है 0, 0π 2π 3π 4π, साइन की सबकी वैल्यू क्या होती है 0, इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये क्या आ गया 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या है पाई। पाई विल बी योर आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे हम चीज़ों को निकालते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। वो एरिया वेरिया जो मैं आपको मतलब बता रहा था ना, वो सारी बातें हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बेसिक 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो चीजें सेट हो जाएंगी। बाकी तो फिर हम जब काइनेमेटिक्स कर रहे होंगे प्रॉपर डिटेल में हम तब बात करेंगे। तो अब हम एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं कि कैसे इसका जो भी हमने सीखा है ये एरिया वगैरह कैसे यूज करना है, मेन तो वही है ना उसका। तो अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम कैसे यूज करेंगे भाई फिजिक्स के अंदर। ठीक है, निकालना सीख लिया, अच्छी बात है, रूल सीख लिए कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन एक बार अब हम पुरानी वाली बात जहां से शुरू किया था हमने, क्यों हमें जरूरत पड़ी, वो चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी वाई, ये है भैया एक्स, ये कोई भी जनरल हमने कर्व ले लिया, ये ए है, ये बच्चे बी है। अगर मैं ये स्मॉल स्ट्रिप लूं, अगर मैं ये स्मॉल स्ट्रिप लूं, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप, ये मैंने स्मॉल स्ट्रिप ली, ये मैंने स्मॉल स्ट्रिप ली, ये मैंने स्मॉल स्ट्रिप ली, ये dx लेंथ की, और ये कितनी है y। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो कोई बड़ी है कोई छोटी है y, तो आप सीधा y कैसे बोल दे रहे हो, कोई ऐसे सर बड़ी है कर्व तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो सर ये तो y बड़ा है, यहाँ लोगे तो ये y छोटा है। अरे भाई y भी तो वेरिएबल है, y इज द फंक्शन ऑफ fx, तो y जो कुछ भी होगा हमें मिलता रहेगा। समझ रहे हो आप x की वैल्यू डालोगे उस पॉइंट पे y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y इंटू डी एक्स, तभी तो बनाओ y ऑफ, तभी तो लिख रहे थे हम f ऑफ x डी एक्स इंटीग्रेशन। तो जितनी भी स्ट्रिप हैं, जितनी भी स्ट्रिप हैं सबको जोड़ दिया। अरे भाई एरिया निकालना है, छोटी छोटे भागों में तोड़ लिया, ये बहुत इनफाइनेटली स्मॉल है, ये लेंथ कितनी है y, भाई y एक्सिस पे है ना ऐसे, तो ये तो y होगी ना, ये y है, ये भी वेरिएबल है, वो ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा वो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो सब y से
आ जाएगा निकल के, क्योंकि y भी वेरिएबल ही है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये आप एरिया, जब एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालोगे तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, तो क्या है आपके पास y dx, ये आया ना। आपको एरिया कहां से कहां निकालना है, ए से बी तक का, आपको ये एरिया निकालना है। बेसिकली ये सारा एरिया आपको निकालना था, ये निकालना था ना एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए आप समेशन करोगे, टोटल एरिया निकालना है आपको। तो टोटल एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल स्ट्रिप, ये तो करोगे। तो आप सम जब करते हैं तो सम को कैसे लिखा जाता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की टर्म में, यानी कि जो समेशन आपने किया ए से बी वाई डी एक्स, उसको आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना सीखा ही है। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, अगर मैं इसके फिजिकल मीनिंग की बात करूं, ए टू बी ये है क्या। अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया ये टर्म क्या है, कोई लिख के पूछने लगे टर्म क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया ये है एरिया बिटवीन, या फिर सीधा लिख दोगे एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। ये क्या बोला है, ये मतलब ये है कि ये वाई एक्स का जो ग्राफ है, ये इसके अंडर का एरिया, वाई और एक्स के बीच का ये एरिया, ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे हम सवाल देखेंगे उसमें हम यही चीज निकाल रहे होंगे। तो निकालने का एक तो तरीका ये है, या फिर एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर ये रैंडम शेप आ जाए, कुछ भी कोई भी शेप आ जाए, ऐसे कर्व टाइप की शेप आ जाए, तब एरिया, हाँ ये सीधी हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सीधा एरिया लिख दो, क्या ही दिक्कत है। तो ये बातें आपको समझ में आए कि एरिया अंडर द ग्राफ और इंटीग्रेशन। अब देखो इसका फिजिक्स में यूज कैसे है, वहां से आपको चीज थोड़ी सी फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे। और मैं बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करता हूं, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स की। टेंशन ना ले, आपको नहीं इतना, आप मैंने आपको बताया नोटेशन क्या है, हर चीज का मतलब क्या है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं आपको खुद समझ में आ जाएगी। मैंने सवाल दिया, ये हमारा सवाल आ गया ऐसे। ठीक है, सवाल कैसे है जी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये हो गया जी ऐसे। ठीक है, अब ये ओ पॉइंट है, ये तुम्हारा थीटा जो भी है, चलो उसको छोड़ो, ये आपको ऐसे दे रखा है 2, ये दे रखा है आपका यहाँ पे 4, ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में है, ये तुम्हारा टाइम सेकंड में है। आपसे पूछा गया है, सवाल है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक्स का सवाल है, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन यूज होगा, काइनेमेटिक्स कैलकुलस वहां पे, तो कैसे करते हैं वो तो आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड, ये बहुत बेसिक सवाल है। आपको कईयों को सुन के ऐसा लग रहा होगा, अगर आप नए हैं 11th में आए हैं तो अरे सर ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। आप ये बताओ, आपको एक चीज याद है किसका, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, याद है आपको, बस यही याद होना चाहिए। सो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे हम, फॉर सॉल्यूशन मुझे क्या याद आना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। एक बात याद आई, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। पहली बात आ गई। चलो अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड, यानी कि 0 to 2। अच्छा ये कैसे निकालूं भैया, तो अगर आप ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है। तो मैं क्या करूं, मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, वी डी टी विल बी इक्वल्स टू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कर लूं। ठीक है, निकालना है ना जहां से जहां तक, तो इंटीग्रेशन करूं तो कैसे, कहां से कहां तक, 0 से 2। अब कह रहे हो उसकी, ये सर ये आपने लिमिट कैसे लिख दी, टाइम वेरिएबल कौन है, टाइम, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो लिमिट भी तो टाइम की लोगे, टाइम कहां से, 0 से 2, इसने पूछा है ना 0 से 2। तो मैंने मान लिया कि ये S1 पे था और S2 पोजीशन पे पहुंच गया। 0 पे कहां था, S1 पे था, ऐसे लिमिट रखी जाती है, 2 पे यहां पहुंच गया। मुझसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे बताऊंगा जी, ये आएगा S2 माइनस S1। भाई आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा सॉल्व कर देता हूं। तो ये आ गया आपका S2 माइनस S1।
तो आगे चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, ये अभी हम काइनेमेटिक्स में आगे जाके समझेंगे। ये होता है, अभी मैं बस इसका यूज बता रहा हूं। तो वी डी टी, इसको बच्चे सॉल्व करने के दो तरीके आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहला तो ग्राफिकल मेथड, क्योंकि मेरे को ग्राफ गिवन है ना, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा इंटीग्रेशन से, प्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो मैं आपसे वो दोनों बातें करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले मैं ग्राफिकल मेथड की बात करता हूं। अभी आपको फिजिकल मीनिंग क्या सिखा के आए हम, कि इसका मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर मैं वी डी टी निकालना है मुझे, वी डी टी मुझे गिवन है, ये देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो वी डी टी का मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है, ये एरिया चाहिए मुझे, ये एरिया। ये एरिया तो आपको सीधा ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा आपका, अगर मैं यहां से निकालूं तो यहां से इसका आंसर आएगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 4, कट गया 4 आया आंसर, सीधा आया नहीं है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4। अब थोड़ा इंटीग्रेशन वाले से करते हैं, आपको मजा आएगा। देखो जी, अगर मैं इंटीग्रेशन वाले से करूं, और कौन सा कब लगाना है ये हम काइनेमेटिक्स में भी और यहां भी मैं आपको बता दूंगा। वहां तो हम बता ही रहे होंगे बिल्कुल डिटेल में, जब अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे थोड़े दिनों बाद। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन आ गया आपका 0 से 2 वी डी टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस, चेंज इन पोजिशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब भैया वी डी टी के लिए v वेरिएबल है, v एज ए फंक्शन ऑफ t। तो इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। भाई वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वो तो ये लीनियर फंक्शन आया, तो स्ट्रेट लाइन से आपको पता चलेगा। अब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूं, इस स्ट्रेट लाइन की, तो वो मुझे निकालनी आती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी तो 0 है, y पे क्या है v, m, x की जगह क्या है t प्लस 0। m कितना है, स्लोप, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो ये हो गया ना टेन थीटा, यही तो होता है स्लोप एक्स एक्सिस के साथ, ये टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4 2, यानी कि 4/2 लिख दो इसको 2। इक्वेशन क्या आई, v इज इक्वल्स टू 2t। रखो जी, 0 से 2 2t dt, इंटीग्रेशन करो, 2 बाहर आ गया, t²/2, 0 से 2 2/2, 2 को बाहर निकाल लो, t² अपर लिमिट 4 - 0 डेल्टा एस। क्या आंसर आया, +4। सेम ही तो आया। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ ऐसा किया, बस आपको एरिया निकालना था। आप कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, आसान है। आपने क्या किया, इंटीग्रेशन मेथड से, एक तो सीधा ही आपको पता है, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने स्ट्रिक्टली, ये y है, ये dx है, तो ये वही तो है y dx, ये वही तो है y dx। y पे v है, देखो ये y dx, y पे v है, और dx मतलब dt, ये वेरिएबल। अब ये y भी तो चेंज हो रहा है ना, y भी तो लेंथ अलग अलग है, y भी तो लेंथ अलग अलग है, तो वो कैसे पता चलेगी, y भी तो t पे डिपेंड कर रहा है, v भी तो t पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि वेलोसिटी ये क्या है, v है ना ये। अगर मैं इस ग्राफ के अंदर अब लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, हर चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आगे समझ में आ जाए, v और dt। क्योंकि अभी आप 11th में आए हो, जो बच्चा और वैसे भी पढ़ रहा होगा ये 11th का, और जो भी ये डिटेल, ये जितना भी मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये डिटेल्ड कोर्स है। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल स्पेसिफिक, मैं चाहता हूँ कि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीज़ें आपको बता सकूँ और आप एकदम वो प्रीमियम कंटेंट सीख पाएँ, ताकि कुछ भी ना छूटा रहे, कुछ भी ना छूटा रहे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। वो हर एक डिटेल कि कैसे हम हर तरह का सवाल, बेसिक से लेके और कितना अच्छा तरह का सवाल हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो सारी बातें हम जान पाएं। देखो जी, ये हो गया तुम्हारा v, ये हो गया dt। तो dt तो ठीक है, आपने लिख लिया। अब ये v, ये v तो भैया चेंज हो रहा है, यहाँ v अलग हो गया, यहाँ v अलग, भाई ये लेंथ होगी ना, लेंथ अलग अलग। तो वेलोसिटी भी तो टाइम का फंक्शन है, वो इससे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। वो हमने निकाल लिया, देखो ऐसे निकाला, रखा, आंसर देखो कितना आया, 4 ही आया, 4 ही आया। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, अब समझो आप मेरी बात।
मैं अब आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा और बिल्कुल आपको क्लियरिटी बनेगी तुरंत के तुरंत एकदम, ताकि काइनेमेटिक्स में आपको याद रहेगी। अच्छा सर ने तो ये पहले ही बता चुके हैं। लेकिन हुआ क्या बच्चे, अब उसने थोड़ा सा आपके साथ गोलीबाजी कर दी। उसने क्या किया आपके साथ, उसने ऐसा कर्व दे दिया, ये वेलोसिटी, ये टाइम, v इज इक्वल टू दे दिया आपको 2t², ऐसा कर्व दे दिया। ठीक है, पैराबोलिक कर्व दे दिया। और आपसे पूछ लिया कि बताओ जी, ये 2 सेकेंड, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, तो बताओ कितना। अब तुम सेम चीज करोगे, ऐसे ही निकालोगे, ये S1 से S2, ये तुम सेम चीज करोगे 0 से 2। लेकिन अब आप ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सीधा एरिया, क्योंकि इसका सीधा एरिया आपको नहीं सिखाया गया। आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, शेप्स का एरिया आपको आता है, इसका आपको नहीं आता। अब आपको स्ट्रिप लेनी ही लेनी पड़ेगी, यानी कि v और dt, इन स्ट्रिप्स को आपको जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। ये जो v dt वाली सारी स्ट्रिप है, तो आपको अब यहाँ इंटीग्रेशन वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब आपको v क्या है, 2t², इसने गिवन है इक्वेशन, 2t² dt 0 से 2 इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। 2 × t³/3 0 से 2, सो 2/3 इंटू 2³ माइनस लोअर लिमिट डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 8। तो अब आपको इतने मीटर, आपको ऐसे इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। आप ग्राफिकल, हाँ, जब जब वो ग्राफिकल मेथड देगा, जैसे जैसे आप वी डी टी निकालना है आपको, जैसे आपको आ गया कि भैया, आगे काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया dx/dt, एक्सेलेरेशन हो गया तुम्हारा dv/dt, आपका ग्राफ है ए और टी का। तो अब ए और टी का जो ग्राफ है, ए और टी का, ये देखो इनके बीच में ग्राफ, वाई और एक्स का ग्राफ आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यही काइनेमेटिक्स में सीखना है आपको। ये इसका बेसिक, इसका फिजिकल मीनिंग ही काइनेमेटिक्स है। तो वेलोसिटी यानी कि आप ये वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी कि ये क्या है, वाई डी एक्स, यानी कि वाई और एक्स का कर्व, यहाँ किसका है, एक्स और टी का कर्व, और इसका एरिया आपको चेंज इन पोजीशन देगा। ये इस तरह के सवाल ही हम काइनेमेटिक्स में, तो ये मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूं कि क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से सारी चीजों को एक बार बिल्कुल इन डिटेल आपको बता देता हूं। अगर ऐसे तरह का शेप, इस तरह का किसी और तरह की शेप हो, उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। फिर ये वाई डी एक्स कहां से प्रकट हो जाएगा, ये वाई डी एक्स ऐसे प्रकट हुआ, वेलोसिटी dx/dt, वी डी टी। अब आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ये वी डी टी का मतलब क्या है, एरिया ऑफ वी टी कर्व, यानी कि ये एरिया। ये एरिया निकालने के दो तरीके, ग्राफिकल तो सीधा हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल, वो सॉरी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो सीधा हो गया। इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, वी डी टी डेल्टा एस, यानी कि अब ये प्रॉपर जो मैंने आपका करके दिखाया, वी वेरिएबल है क्योंकि वी तो लेंथ चेंज हो रही है, तो वी किसका फंक्शन है, टाइम का, वो आपको निकाला, निकाल के आपने वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया। यहां आपको ऑलरेडी गिवन है तो सीधा पुट कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम सवाल करते हैं। अब जी थोड़ा मैं आपको, लेट्स सपोज, थोड़ा एक दो सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि मान लो मैंने ये कर लिया, मैं आपसे पूछूं, ये दे रहा हूं मैं, बेसिक सा दे रहा हूं बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये साइन कर्व है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लास्ट में हम ग्राफ वाले, ग्राफ सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पर बता देता हूं चलो। वाई एक्स, तो आपको दे दिया वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये 0 यहाँ पाई, आपको ये एरिया पूछ लिया कि ये एरिया बताओ। अब आप सीधा तो बता नहीं सकते कि ये एरिया बताओ, अब कैसे बताएं, कुछ नहीं भैया, इंटीग्रेशन करेंगे, वही स्ट्रिप लेंगे। आप मुझे ये बताओ, स्ट्रिप लेने का मतलब क्या है, छोटी सी स्ट्रिप लेना। तो मैंने कैसे ली स्ट्रिप, मैंने ये स्ट्रिप मान ली ऐसे, ये डी एक्स, ये वाई। तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वाई डी एक्स, यही तो करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। वाई क्या है मेरा, साइन एक्स डी एक्स, टेंशन ही नहीं लेनी, बिल्कुल बेसिक से सिखाया मैंने। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, कैसा, माइनस का, 0 से पाई, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस
माइनस कॉस जीरो लोअर लिमिट, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस कॉस जीरो यानी कि -1, तो ये माइनस माइनस यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 2। आंसर कि कॉस पाई क्या आया, आप इसको इसमें माइनस माइनस में बहुत से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो माइनस को बाहर ले लो। देखो एक और तरीका बिल्कुल गलतियों से बचने के लिए, ये लिख लो आप इसको अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 कॉस 180 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1। आपको सिखाई चुका हूँ मैं पहले, आपको आती ही होगी। ये कितना हो गया -1 इंटू यानी कि माइनस माइनस -2। आप ऐसे करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जब भी साइन आए तो उसको बाहर निकाल लो, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा माइनस प्लस की गलती जल्दबाजी में हो ही जाती है। ठीक है जी। अब सबसे लास्ट चीज फिर अगली क्लास में जो मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगा उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस सेट डालूंगा। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस सेट डाला था वैसे इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस सेट डालूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10-12 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे दिमाग में आता है, वो हर चीज़ में आपको डालने वहाँ डालूंगा प्रॉपर विद विद क्वेश्चन। अभी के लिए ये आखिरी हिस्सा इसका मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये है एवरेज वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। किसी फंक्शन की आप किसी टाइम पीरियड के अंदर अगर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, y की एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन y डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहते हैं x1 से x2 अपॉन डी एक्स x1 से x2, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। अब ये वाली टर्म की का मीनिंग तो वही बनेगा, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। लेकिन ये आप कब इजीली निकाल पाओगे, जब कोई ट्राइंगल रेक्टेंगल ऐसे करके आपको दे रखा हो ग्राफ गिवन, तभी पॉसिबल है। अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा कर्व दे दिया, कोई इक्वेशन ऐसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे दे दिया, तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे, आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अरे जिसका आता ही नहीं उसका करेंगे कैसे। तो अब देखो जी, आप मान लो सवाल कैसे करेंगे, इस पर सवाल देख लो आप एक बार। मान लो जी मेरे को दे दिया, फोर्स दे दिया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, तो कैसे जैसे फोर्स निकाल ले, फोर्स टी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। आपको निकालना है एफ एवरेज। ठीक है जी। फॉर टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है जी, ये फोर्स लगाया, एवरेज फोर्स आपने 0 से 3 सेकेंड में कितना लगाया, तो आपको निकालना है एफ एवरेज। अब मुझे तो पता है, मेरे मास्टर ने सिखाया है, एफ डी टी वाई डी एक्स। देखो ये y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना भाई। तो देखो f रखा मैंने एफ डी टी, ये t पे डिपेंड कर रहा है ना। अब जिस पर डिपेंड कर रहा है वो उसी का तो वेरिएबल लोगे इंटीग्रेट करने के लिए। स्ट्रिप बनाई ना आपने एफ डी टी, तो f भी तो t पे ही डिपेंड कर रहा है। तो जी ये आ गया। धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, धीरे 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 धीरे। आप इस लेक्चर को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप देखो समझो एक एक बात को। मैंने एक एक बात बोली है, एक एक बात, कोई बात नहीं छोड़ी मैंने। बहुत मैंने तमीज से हर एक चीज कवर करके लेक्चर बना रहा हूं मैं, ताकि पूरे हर एक बात कवर कर दूं मैं, हर एक वो बात, वो अच्छी बात जो बताई जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं जी। देखो इसकी लिमिट रखो, 0 से 3 निकालना है, 0 से 3 निकालना है, आसान है। तो ये कितना हो गया बच्चे, टी स्क्वायर डी टी 0 से 3 अपॉन 0 से 3, तो ये तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो टी 0 से 3 ऐसे आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, तो टी स्क्वायर यानी कि इसका आ गया जी t³/3। कुछ नहीं, अब इंटीग्रेशन जो सॉल्व करना सीखा है फटाफट वो करो, कैसे यूज करना है बस ये आपको आना चाहिए। इसके बाद ये काम तो बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत आसान है। ये कैसे लिखना, क्या लिखना, हर एक चीज वो याद होनी चाहिए, और फिजिक्स में यही यूज होता रहेगा। तो जी आगे देखो, इसको अब मैं क्या करूंगा, t³ यानी कि हो गया तुम्हारा 27/3 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 3 यानी कि 27/9 3 न्यूटन। एवरेज फोर्स आपने इतने टाइम में इतना लगाया। ऐसे फिजिक्स के अंदर इसको यूज करते हैं। ये आपका आंसर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है।
कोई भी हो सकता है वो। मान लो आपको दे दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितने टी इज इक्वल टू 1 टू टी इज इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे, वी डी टी डिवाइड बाई डी टी, 1 से जो भी लिमिट दे रखी है, और तुरंत आप कर दोगे सारा काम। तो काइनेमेटिक्स में हम ये एवरेज वैल्यू निकालनी बहुत सीखेंगे। ठीक है जी, यहाँ आपका पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेशन की क्लास लूँगा, उसमें हम 12-14 सवाल जितने भी हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके सीखेंगे चीज़ें, और आपका पक्का हो जाएगा। तो आप यहाँ तक पढ़ने के बाद वो क्लास आप एज ए प्रैक्टिस क्लास ले सकते हैं, ताकि आपको हर एक बात, हर एक चीज़ पता चल जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।